नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आज के इस सेशन में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किए हैं, जो हिंदी साहित्य और व्याकरण के सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, जो एक मॉडल पेपर की तरह है, आपके एग्ज़ाम में आपका सहायक होगा। तो पहला प्रश्न है, छंद शास्त्र में दशाक्षर वर्ण किसे कहा जाता है? दशाक्षर वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है छंद शास्त्र में? ऑप्शन नंबर क है, ब और भ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख है, प और म को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ग है, ल और ग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर घ है, ग और घ को जाना जाता है। तो छंद शास्त्र में दशाक्षर वर्ण ल और ग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। और छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि हैं। पिंगल ऋषि हैं, इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पद्म प्रसून किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ख है, राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ग है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर घ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। तब पद्म प्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। और हरिऔध जी की एक प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, जिसमें 17 सर्ग है, और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जबकि मैथिली शरण गुप्त का साकेत प्रसिद्ध काव्य है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती और भारत भारती पर ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि का उपाधि दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बसंत विलास किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है, कि कुंभन दास की रचना है, कि श्याम सुंदर दास की रचना है, कि मादक कवि की रचना है? तो बसंत विलास एक पुहकर कवि का भी रचना है। पुहकर कवि का भी रचना है बसंत विलास। तो अगर ऑप्शन में दे देगा पुहकर कवि का है, तो अगर ऑप्शन में या तो पुहकर कवि देगा और नहीं तो मादक कवि देगा। बसंत आता है तो कैसे मादकता छा जाती है, नए नए पौधों में नए नए पल्लव निकल जाते हैं, हर तरफ हरियाली का माहौल रहता है। तो मादक कवि का है। बसंत विलास किसकी रचना है? मादक कवि का है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बसंत विलास किस प्रकार का काव्य है? तो नाम से ही पता चलता है कि बसंत विलास किस प्रकार का काव्य होगा। तो यह एक अलौकिक और श्रृंगारिक काव्य है। श्रृंगारिक काव्य बसंत विलास, देखिए बसंत का ही किसी भी कविता में उपमा दिया जाता है तो वह बसंत की उपमा दिया जाता है, या तो चाँद की उपमा दिया जाता है, या तो चांदनी रात की उपमा दिया जाता है, तो या तो कोयल की उपमा दिया जाता है। तो बसंत विलास एक अलौकिक और श्रृंगारिक काव्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? यह तो सभी का प्रश्न राइट होगा, क्योंकि यह पढ़ते पढ़ते रट गया है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जबकि हजारी प्रसाद आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। आदिकाल का नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, और आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। जबकि मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल दिया है। आदिकाल का नाम मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल दिया है, और गणपति चंद्र गुप्त ने आरंभिक काल दिया है। आरंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं पूछा है। नहीं पर विशेष फोकस कीजिएगा। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में यह हाँ नहीं के चक्कर में 2-4 प्रश्न आते हुए गलत हो जाते हैं। तो देखिएगा, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती है। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी में शामिल नहीं है? तो खड़ी बोली
ब्रजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी। तो देखिए खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली यह सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से निकली है। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली निकली है और यह बिहारी हिंदी की बोली है। यह किसकी बोली है? बिहारी हिंदी की बोली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ढोला मारूरा दोहा किस सदी की रचना है? किस कवि की? नहीं, वैसे ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि की कल्लोल इन्हें कुशल लाभ भी कहा जाता है। कुशल लाभ भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि की रचना है। और बताइए यह किस सदी की रचना है? 12वीं सदी की रचना है कि 11वीं सदी की रचना है कि 13वीं सदी की रचना है कि 14वीं सदी की रचना है? तो ढोला मारूरा दोहा 11वीं सदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संदेश राशक में कितने छंद हैं? संदेश राशक किसकी रचना है? तो संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। इसमें छंदों की संख्या पूछा है, फटाफट आंसर कीजिए। इसमें कौन सा कितने छंद हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। 223 छंद है। 223 छंद है संदेश राशक में। संदेश भेजना दूर नहीं, अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 9 है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? रामेश्वर शुक्लांचल है कि दामोदर कवि हैं कि रामविलास शर्मा है कि भट्ट केदार है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण किसके चलते रहते हैं? तो दमदार लोगों के। दामोदर कवि उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं। और उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है उक्त व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है कि अव्ययीभाव है कि कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष? तो नीला है जो कलमल कर्मधार है, विशेषण विशेष्य बहुला इति कर्मधार है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। और बहुव्रीहि समास में किसी अन्य का पद का प्रधानता होता है। बहुव्रीहि समास में या तो पर्यायवाची शब्द आते हैं और नहीं तो देवताओं के नाम आते हैं, जैसे लंबोदरम हो गया, चंद्रशेखर हो गया, विष्णु प्रिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, यौगिक या विदेशज। तो इनमें से उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार से, वैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, कहीं कहीं 4 लिखा रहता है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज और कहीं कहीं संकर शब्द को भी ले लिया जाता है। संकर शब्द को भी ले लिया जाता है, लेकिन संकर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज और विशेष शब्दों का योग संकर शब्द होता है। इसीलिए कहीं कहीं इसको माना जाता है, कहीं कहीं नहीं माना जाता है। तो यह तो तीनों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, लेकिन यौगिक शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। कल्लोल कवि की रचना अभी हम लोगों ने पढ़ा, ढोला मारूरा दोहा। दामोदर शर्मा का उक्त व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवहट्ट भाषा का पहला प्रयोग किस रचना में मिलता है? गाथा सप्तशती में मिलता है कि वर्ण रत्नाकर में मिलता है कि संदेश राशक में मिलता है कि बसंत विलास में मिलता है? बसंत विलास देखिए अभी पढ़े थे ना, बसंत विलास माधव कवि की भी है रचना और कल्लोल और पुहकर कवि की भी है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। अवहट्ट भाषा का पहला प्रयोग वर्ण रत्नाकर में किया गया है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखित रचना है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। ऑप्शन नंबर
इसका ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को क्या नाम दिया? भक्तिकाल दिया कि पूर्व मध्यकाल दिया कि उत्तर मध्यकाल दिया कि लोक जागरण काल दिया? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, गणपत चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल, अपकर्ष काल की कला काल? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। गणपत चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को अपकर्ष काल नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि श्याम सुंदर दास ने कि रामविलास शर्मा ने? तो आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल के नाम से अभिहित किया, गद्य काल के नाम से अभिहित किया। तो इसमें से बताइए वर्तमान काल नाम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेमी नासराज किसकी रचना है? सुमतिगढ़ की रचना है कि सारमूर्ति की, मुनीराम सिंह की कि जल्लड़ कवि की? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। नेमी नासराज सुमतिगढ़ की रचना है और यह एक आदिकाल के कवि हैं। जिन पदम सूरी रास, जिन पदम सूरी रास किसकी रचना है? चंद बरदाई की है कि सरापा की है? सरापा की तो रचना दोहा कोश है, प्रसिद्ध रचना दोहा कोश। दोहा कोश सरापा की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश। लुइपा की है कि सारमूर्ति की है? चंद्र बरदाई का रचना पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो रचना चंद्र बरदाई का है। इसमें से फटाफट आंसर कीजिए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। जिन पदम सूरी की रचना, दिन पदम सूरी रास की रचना सारमूर्ति ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, राणा रासो किसकी रचना है? माधव चरण दास का है कि दयाल दास का है कि जल्लड़ कवि का है कि सुमति गण का है? गुण नहीं है, गण है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। दयाल दास की रचना है राणा रासो। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज के इस सेशन में आदिकाल से संबंधित ज़्यादा प्रश्न शामिल हैं। फटाफट आंसर कीजिए। कायम रासो किसका ग्रंथ है? दयाल दास का है कि कुंभद दास का है कि अग्रदास का है? अग्र नहीं है, अग्र है। अग्रदास की प्रसिद्ध रचना है ध्यान मंजरी। ध्यान कहीं अग्र नहीं जाना चाहिए। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है, प्रसिद्ध रचना। किसकी रचना है? कायम रासो। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नियामत खा। देखिए कायम रासो, कायम एक उर्दू जैसा शब्द लग रहा है ना, तो नियामत खा, नियामत खा जान की रचना है कायम रासो। क्वेश्चन नंबर 21 है, आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? चारण काल, अपभ्रंश काल, बीज वपन काल कि आदिकाल? आदिकाल को बीज वपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आदिकाल को रामखेलावन लावन पांडे ने आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल तो मिश्र बंधुओं ने दिया। अपभ्रंश काल, संक्रमण काल या आदिकाल? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। आदिकाल को रामखेलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्लाचार्य ने कि धीरेन्द्र वर्मा ने कि श्याम सुंदर दास ने कि सुमन राजे ने? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न कवियों में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? नहीं पूछा है। परमानंद दास नहीं है कि कुंभद दास नहीं है कि कृष्ण दास नहीं है कि परमेश्वर दास नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। परमेश्वर दास अष्टछाप के कवि नहीं है, जबकि कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं। ये देखिए गाना आ गया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे कोयल की तान, जैसे मंदिर में हो कोई घंटी की नाद। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। विभावना अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि उल्लेख अलंकार है। तो इस पंक्ति में उल्लेख अलंकार है, जहाँ एक ही उपमेय को कई उपमानों से दर्शाया जाए, वहाँ पे क्या होता है, उल्लेख अलंकार है। उल्लेख किया गया है इस लड़की का अलग अलग उपमानों से कि एक ही लड़की गुलाब जैसी भी है, कोयल के ताने जैसी भी है, मंदिर में घंटी के नाद के जैसे उसका आवाज़ है। तो एक ही लड़की का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अष्टछाप के प्रवर्तक कवि कौन है? वल्लभाचार्य हैं कि विट्ठलनाथ हैं, सूरदास हैं कि परमानंद दास हैं? तो सूरदास को तो अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। एक युक्ति भी है, विट्ठलनाथ ने कहा है कि सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि अष्टछाप की जहाज जाते है, जाको कसूर लेना हो सो ले लो। तो यह विट्ठलनाथ जी का कथन है सूरदास के बारे में। वल्लभाचार्य है कि कौन है? वल्लभाचार्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अणुभाष्य है, तो विट्ठलनाथ है। अष्टछाप के प्रवर्तक विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और इन्होंने 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, अपने पिता के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूरदास को अष्टछाप की जहाज किसने कहा? तो विट्ठलनाथ। अभी हमने कहा था सूरदास को अष्टछाप का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा था सूरदास की मृत्यु पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रीमद् भगवत गीता का 10वां स्कंद किसका मूल स्रोत है? भ्रमर गीत का है कि गायत्री मंत्र का है? तो गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है कि कृष्ण लीलाओं का कि कृष्ण गोपी संवाद का? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भ्रमर गीत से संबंधित है और भ्रमर गीत को उपलम्भ का कहते हैं। उपलम्भ माने उलाहना देना। इसमें उद्धव से गोपियाँ उलाहना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अणुभाष किसकी रचना है? तो अणुभाष वल्लभाचार्य जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। और गोकुलनाथ इनके पोते थे, वल्लभाचार्य के। गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? रामेश्वर शुक्लांचल ने कि रामविलास शर्मा ने कि त्रिलोचन ने कि गणपत चंद्र गुप्त ने? तो रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, त्रिलोचन ने। देखिए लोचन मीन्स क्या होता है? आँख होता है। और आँख जब हम बंद कर लेते हैं तो क्या दिखाई देता है? अंधकार। त्रिलोचन ने रीतिकाल को नाम क्या दिया? अंधकार काल। क्वेश्चन नंबर 31 है, अर्धमागधी अपभ्रंश की कितनी बोलियों का प्रादुर्भाव हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश में कितनी बोलियों का प्रादुर्भाव हुआ? 4 बोलियों का, 3 बोलियों का, 5 बोलियों का कि 7 बोलियों का? तो अर्धमागधी अपभ्रंश में 3 बोलियों का प्रादुर्भाव हुआ। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न नहीं हुई है? गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी कि भोजपुरी? तो देखिए हरियाणवी, गुजराती और राजस्थानी यह तीनों बोलियों की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, जबकि भोजपुरी मागधी अपभ्रंश की बोली है। मागधी अपभ्रंश की बोली भोजपुरी है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, भोजपुरी बोली किस अपभ्रंश से निकली हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, हमीर रासो किसकी रचना है? हमीर रासो जगनी की रचना है, नरपति नाल की है कि दलपत विजय की है कि सारंगधर की है? फटाफट आंसर कीजिए, हमीर रासो किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। हमीर रासो सारंगधर की रचना है, जबकि जगनी का परमार रासो है विशल देव रातो नरपति नाल की रचना है। प्राकृत पैंगलम किस प्रकार का ग्रंथ है? तो पैंगलम, पैंगलम शब्द लग गया तो पैंगलम शब्द किसी ग्रंथ के आगे लग जाए समझ जाइए छंद शास्त्र का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? तो छंद शास्त्र का ग्रंथ है प्राकृतिक पैंगलम। क्वेश्चन नंबर 36 है, रणमल छंद किसकी रचना है? तो रणमल छंद अग्रदास की रचना है कि श्रीधर पाठक की कि बंशीधर की कि जयानक कवि की? तो रणमल छंद श्रीधर पाठक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रणमल छंद किस प्रकार की रचना है? छंद शास्त्र वीर प्रशस्ति काव्य है कि श्रृंगारिक विषय काव्य है कि नीतिपरक? तो रणमल छंद एक वीर प्रशस्ति काव्य है। उपदेश रसायन किसकी रचना है? जिनी धर्म सूरी की रचना है कि जिनी दत्त सूरी की रचना है कि शालिभद्र सूरी की रचना है कि धर्म सूरी की रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है और जिनी दत्त की सूरी की रचना है उपदेश रसायन। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंदन बाला रास किस कवि की रचना है? धर्म सूरी की रचना है कि विजय सेन सूरी की रचना है कि अशोक कवि की राम सिंह की? तो आसगु कवि की। हम मंदिर में जाते हैं तो हमें क्या रहता है? चंदन लगाने की आस रहती है कि मंदिर जाते हैं तो चंदन लगाने की आस से आसगु कवि चंदन बाला रास। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से पहाड़ी हिंदी की बोली नहीं है, नहीं पूछा है। कुमाऊनी नहीं है कि गढ़वाली नहीं है कि छत्तीसगढ़ी है नहीं है कि नेपाली नहीं है? तो कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली या पहाड़ी हिंदी की बोली है, सबकी छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। क्वेश्चन में 41 है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन की नग की परछाई? संयोग श्रृंगार है कि वियोग श्रृंगार है, हास्य रस है कि करुण रस? तो करुणा की भाव तो दिखाई नहीं दे रही है और हंसी भी नहीं आ रहा है, तो इसी में से कौन सा रूप होगा बताइए, कौन सा रस होगा? तो संयोग श्रृंगार है, क्योंकि राम और सीता दोनों एक पास हैं। जब चौके बैठे शादी के समय राम सीता, तो सीता पहले की लड़कियां घूंघट टान के बैठती थी, देखती तो थी नहीं, तो अपने कंगन के नग में भगवान राम का चेहरा देख रही हैं, बैठी हैं और अपने आँखों को थोड़ा भी झपकाती नहीं है। तो यही लिखा है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन की नग की परछाई। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुंड पर मुकुट पहने सोहत गोपाल हैं, पंक्ति किस में कौन सा काव्य दोष होता है? देखिए, काव्य गुण से भी प्रश्न आता है, काव्य दोष से भी प्रश्न होता है। च्युत संस्कृति दोष है कि ग्रामत्व दोष है कि अधिक पदत्व दोष है कि इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ बहुत सारे पद आवश्यकता से अधिक वर्णों को शामिल किया जाता है उसमें अधिक पदत्व दोष होता है। च्युत संस्कृति दोष, जहाँ व्याकरण से संबंधित दोष होता है वहाँ पे च्युत संस्कृति दोष होता है। और मुंड माने क्या होता है? मूड़ी। देहात में सिर को क्या कहते हैं? सिर को मुंड कहते हैं या मूड़ी कहते हैं। तो मुंड पर, तो यह एक देहाती भाषा है, तो देहात को क्या कहते हैं? ग्राम। गांव कहते हैं ना, तो ग्रामत्व दोष है। गांव कहते, कभी नहीं भूलेगा आप सबको। देहात को क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। देहात में बहुत सारे गांव रहते हैं, तो ग्रामत्व दोष रहता है जहाँ पे देहाती वर्णों को, ग्रामीण वर्णों को प्रयोग कर लिया जाता है, ग्रामीण शब्दों को। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि श्याम सुंदर दास ने, कि बाबू गुलाब राय ने। फटाफट आंसर कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप सबका कितना स्कोर रहा। उसके अनुसार हम प्रश्नों को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। बाबू गुलाब राय आधुनिक काल को नवीन काल कहते हैं। गुलाब कैसे होते हैं? नवीन नवीन, खिले खिले। तो नवीन काल, आधुनिक काल को बाबू गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 44 है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा को क्या कहते हैं? घृणा। जहाँ घृणा पर की भाव हो, जुगुप्सा रस वो कहता है, और इसका स्थायी भाव विभत्स कहलाता है। विभत्स बने घृणा। निर्वेद रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद साधु संतों की जहाँ पे पंक्ति में वर्णन हो, वहाँ पे शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरो लंका जर गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है, नियुक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है कि विभावना अलंकार है? तो उपमेय से उपमान की तुलना होती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार जहाँ पे ताना मारा जाता है या व्यंग कसा जाता है, वहाँ पे उस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार होता है। बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जैसे बिनु पद का चले सुनाई बिनु कहना, कर भी न करे म करे विधि नाना, विभावना अलंकार होता है। और जहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार गाँव में नहीं होते हैं, बहसू। ग्रामीण भाषा में बहसू कहते हैं। बहस को ज़्यादा, बहस को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति, कि यह अति से अधिक बोल रहा है, आवश्यकता से अधिक। तो देखिए इस पंक्ति में क्या हुआ है कि हनुमान की पूछ में अभी आग लगिए नहीं पाया तो ले लंका जल गई। तो बढ़ाइए चढ़ाइए का बात हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 252 बेसुरों की वार्ता किसके द्वारा लिखा गया है? और यह एक ग्रंथ है। 84 बेसुरों की वार्ता भी इसी से मिला जुला लिखा है। 84 बेसुरों की वार्ता, इसके लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ हैं। गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे और वल्लभाचार्य के पोते थे। इन्होंने 84 बेसुरों की वार्ता अपने दादाजी के 84 शिष्यों का वर्णन किया है, 84 बेसुरों के बारे में। और 200 शिष्यों का वर्णन, विठलनाथ के 200 शिष्यों का वर्णन 252 बेसुरों की वार्ता में किया है गोकुलनाथ। क्वेश्चन नंबर 48 है, खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है? तो एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सनकादि संप्रदाय से संबंधित कौन है? रामानुजाचार्य हैं कि माधवाचार्य हैं कि निम्बार्काचार्य हैं कि विष्णु स्वामी हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य से संबंधित है। तो आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्लीज़ 2-4 लोगों तक हर लोग शेयर करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी और हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।